तो 20 डेज के अंदर तुम कंप्लीट कैलकुलस की थ्योरी पढ़ लोगे, कंप्लीट कैलकुलस ही कर डालोगे तुम यार, क्योंकि कैलकुलस की अगर तुम्हें थ्योरी आ गई तो क्वेश्चंस तो कर ही लोगे तुम। मैं बता दूं कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। मैं कैलकुलस को क्रोनोलॉजिकली क्यों नहीं पढ़ाऊंगा, या फिर इनफैक्ट मैं नहीं, कोई भी क्यों नहीं पढ़ाता, ये कि बच्चे कैलकुलस पूरी नहीं कर पाते यार। ये तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई ना बच्चों के साथ, क्योंकि वो इतनी लंबी खिंच जाती है और एक पॉइंट के बाद बोरिंग हो जाती है और वो सारे कंसेप्ट कवर नहीं हो पाते। मैं कितने बच्चों को जानता हूँ जिनको ये नहीं पता कि सर हमें तो ये नहीं पता कि एरिया अंडर द कर्व में एक्चुअल में पढ़ाते ही क्या है, हमें क्या पता, हमें तो पता ही नहीं है। कुछ लोग शायद रिलेट कर पा रहे होंगे इस बात से। अगर कोई ड्रॉपर बंदा होता है, अरे सर बहुत लंबा है, ये तो 8-8 महीने पढ़ाया जाता है कोचिंग में, तो अपना तो दिवालिया हो जाता है, अपना तो काम तमाम हो जाता है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम इस पूरी चीज़ को एक डिब्बे में डालने वाले हैं, ठीक है ना। इसको हम एक डिब्बे में डालने वाले हैं, फिर इसका एक गिफ्ट रैपर बना के इसको बोल देंगे हम चैप्टर नंबर 1। अब आया मज़ा सुन करके। हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग स्टार्ट ये करने वाले हैं इस पर डिस्कशन की मैं एक्चुअली में पढ़ाने कैसे वाला हूँ, ठीक है। थोड़ा अलग स्टाइल में कैलकुलस पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना। और उसका रीज़न क्या है कि अलग स्टाइल से क्यों पढ़ना है, जैसे सब लोग पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ा दो, ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास ये 4 पॉइंटर्स हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग करेंगे यही आपका 4 पॉइंट्स जो मैं कह रहा था, है ना। तो ये है हमारे वो 4 पॉइंट्स, ठीक है। कि एक तो ये कि मैं कैलकुलस को क्रोनोलॉजिकली क्यों नहीं पढ़ाऊंगा, या फिर इनफैक्ट मैं नहीं, कोई भी क्यों नहीं पढ़ाता। तुम कोई अच्छी से अच्छी बुक ढूंढ लो, अच्छी से अच्छी बुक, मतलब अगर तुम्हें लगता है कि फॉरेन राइटर्स की बुक ज़्यादा कंसेप्चुअल होती हैं तो तुम वो बुक उठा लो। कहीं पर भी क्रोनोलॉजिकली नहीं पढ़ाया जाता। क्रोनोलॉजिकली का क्या मतलब होता है कि अच्छा पहले ये हुआ, ठीक है, फिर कोई और मैथमेटिशियन आ गया, उसने ये फलाना चीज़ करी जिसकी वजह से ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ऐसे ऐसे करके कोई क्यों नहीं पढ़ाता। तो उसका रीज़न मैं तुम्हें समझाऊंगा कि ऐसा ही क्यों नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है ना। पहला तो ये हो गया। और फिर आज के लेक्चर में, आज की वीडियो में ये भी बात करनी है कि जो अभी का तरीका है जिससे कि बच्चे कैलकुलस पढ़ते हैं उसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं जो कि तुम लोग फेस करते अगर मैं वैसे ही पढ़ाता तो, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये कि मैं एक्चुअल में पढ़ाने कैसे वाला हूँ, जो कि मेन जिसके लिए तुमने खोला है कि एक्चुअल में मेरा तरीका क्या होगा पढ़ाने का। और चौथा ये कि इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, ठीक है, कि क्योंकि ये एकदम यूनिक तरीका है। तो ये 4 चीज़ें डिस्कस करनी है। सबसे पहली बात पे आ जाते हैं कि वाई वी डोंट स्टडी कैलकुलस क्रोनोलॉजिकली। तो इसका एक सिंपल सा आपका रीजन है कि हम कैलकुलस को क्रोनोलॉजिकली क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। सबसे पहली बात ये है कि मैंने जो तुम्हें प्रीवियस लेक्चर में पूरा 1 घंटे बैठ के सिर्फ हिस्ट्री समझाई थी, राइट, कि यार पहले ये हुआ है ना, फिर आर्किमिडीज आ गया, ये हो गया, वो हो गया, पूरा लाइन से समझाया था मैंने तुम्हें। उसमें सबसे बड़ा फ्लॉ क्या था, अगर मैं तुम्हें एक बार उस स्लाइड को फिर से शो करता हूँ, ठीक है, तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से आइडिया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक मिनट, इसको सेव पे डाल देते हैं। वेट अ सेकंड, वो वाली स्लाइड खोल के दिखाऊंगा तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से आइडिया हो जाएगा। तो ये हमारी पूरी हिस्ट्री थी, राइट, हिस्ट्री ऑफ कैलकुलस। मैंने तुम्हें पूरा स्टार्टिंग से पढ़ाया था कि यार ये जीनोस पैराडॉक्सेस हुई थी, यहाँ से इन्फिनिटी का आइडिया निकला था, फिर ये मेथड्स ऑफ एग्जॉशन आया था, फिर चाइना में ये हो रहा था, ठीक है, इंडिया में ये हो रहा था, ठीक है। चलो ये तो कोई बोलेगा चलो ठीक है, इसको तो मानते हैं, चलो ठीक है, हटा दो इसको, ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पोनेंट वाला था। पर जो मॉडर्न एरा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल न्यूटन साहब है ना, जो हमारे न्यूटन जी हैं, न्यूटन जी, इन्होंने जो आपका बनाया है उसको तो कम से कम पढ़ा दो सीक्वेंस वाइज। तो इसमें भी दिक्कत है, इसमें भी दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? क्योंकि एक तो पहले पॉइंट, न्यूटन ने सब कुछ नहीं बताया था। न्यूटन और लेबनीज दोनों की मिलाकर के जो कैलकुलस है वो रियल कैलकुलस है। क्योंकि मैंने तुम्हें ये बताया था ना कि न्यूटन और जो लेबनीज है, इन दोनों का मिला करके इन्होंने इन्होंने अपनी बुक में डाला था। और सबसे बढ़िया बात पता क्या है, जब जब एक बार एक लेबनीज ने एक पेपर भी बनाया था अपना, जब पेपर बनाया था उसने, तो उन्होंने इसमें तो कोई रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट वाली बात नहीं है, ठीक है, इसमें कोई ऑफेंस वाली बात नहीं है, ठीक है, खैर जो भी है। तो इन्होंने किसी पेपर में बनाया था, तो उसमें एक बहुत बड़ा कंसेप्चुअल फ्लॉ था, ठीक है, कंसेप्चुअल फ्लॉ था। तो ऐसा नहीं, इन्होंने बहुत बढ़िया आइडियाज दिए थे, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर अभी जो हम लिमिट्स, कंटिन्यूटी, इस टाइप के चैप्टर्स पढ़ेंगे, उसमें और भी बहुत सारी चीजें एड अप हो चुकी हैं आज के टाइम के साथ, ठीक है। इनफैक्ट जो इनकी डेथ के बाद जो इतनी ज़्यादा डिस्कवरीज हुई हैं, मतलब इतने 1711 से लेकर के 1870 तक जो इतनी सारी डिस्कवरीज हुई हैं, ये सारी डिस्कवरीज भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो हमने बहुत अच्छे से कैटेगराइज कर रखा है। तो अगर तुम क्रोनोलॉजिकली पढ़ोगे तो तुम और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि एक थ्योरी आई, फिर उसको किसी ने कैंसिल कर दिया, ठीक है, फिर कोई दूसरी थ्योरी आई। तो ये चीज़ जो है ना, ये अगर तुम पहली बार कोई चीज़ पढ़ लो तो तुम बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तो उस टाइम के मैथमेटिशियंस तो आखिरी तक ये बात मान ही नहीं पाए कि ये बात सच है। बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियंस, कई बार ऐसा होता था कि कोई नई मैथमेटिकल, या लेट्स से फिजिक्स में हो गया, जैसे फिजिक्स में जब पहली बार आइंस्टाइन ने ये बोला था ना, शायद कुछ लोगों को पता नहीं होगा, जब आइंस्टाइन जी जो है आपके, इन्होंने जब ये बोला था कि भैया नहीं, जो स्पेस टाइम होता है वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो बेंड भी हो सकता है, टाइम डायलेशन तक हो सकता है, टाइम ट्रैवलिंग सॉर्ट ऑफ चीज भी पॉसिबल है कुछ सर्कमस्टेंसेस के अंदर। तो बहुत सारे फिजिसिस्ट, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में फिजिसिस्ट जो थे, वो 50-50 में बढ़ गए थे। ये मतलब कुछ लोग बोल रहे थे कि हाँ आइंस्टाइन सही है, कुछ कह रहे थे नहीं थे, और कुछ लोगों ने तो मरते दम तक नहीं माना कि आइंस्टाइन सही है। इनफैक्ट अगर तुम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करोगे, तो क्वांटम मैकेनिक्स आई थी आपकी आइंस्टाइन जी के टाइम पे।
तो इन मतलब क्वांटम मैकेनिक्स एक ऐसी चीज थी जो आइंस्टाइन ने नहीं मानी। उन्होंने बोला कि गॉड नेवर टेक्स हिज डिसीजन ऑन डाइस, मतलब कि गॉड कभी प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे नहीं खेलते हैं, वो एकदम एब्सोल्यूट डिसीजन होता है उनका। ये मतलब उनका ये फिनोमेना था, वो उन्होंने माना नहीं क्वांटम मैकेनिक्स को फिलहाल। तो आप बताओ, ऐसा होता है कि मैथमेटिशियंस नहीं मानते हैं? और उसका रीजन ये होता है, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात पता क्या होती है, कि तुम्हें सिस्टमैटिकली हर चीज नहीं मिलती। लेट्स से मैं अगर आज के टाइम पे पैदा हुआ हूँ और इस टाइम पे कोई रिसर्च चल रही है, तो मैं उसको मानूंगा या नहीं मानूंगा उससे फर्क नहीं पड़ता। पर 200 साल बाद अब उस रिसर्च को बंद कर दिया गया है। अब उस रिसर्च पे जितना भी काम होना था वो हो चुका ऑलरेडी। तो उस पर किसी ने बैठ करके आराम से ग्रंथ लिख दिए होंगे पूरे, लेट से 1000 या 2000 पेजेस की पूरी बुक लिख दी है लोगों ने। तो उन्होंने उसको एकदम समराइज कर दिया है, एकदम चैप्टर वाइज एकदम परफेक्टली बांट दिया है। तो अगर अब मैं उसको पढ़ूंगा ना, तो हो सकता है मैं भी मान जाऊं, पर मैं तो मर गया मैं तो मर चुका। तो मैं कैसे मान जाऊंगा? 200 साल बाद थोड़ी जिंदा रखूंगा मैं, 200 साल बाद तो मैं खत्म, राइट। लेकिन 200 साल बाद अगर जैसे मैं हूँ, तो मैं शायद तब और मान जाऊं, क्योंकि अब मेरे को सिस्टमैटिकली समझ में आया। अच्छा, तो ये बोलना चाह रहा था, आप समझ में आ गया, ठीक है। तो इसलिए क्रोनोलॉजिकली पढ़ना कई बार बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो आपकी मैथ्स हो, ठीक है। तो यही दिक्कत है, क्योंकि कैलकुलस जो थी वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने बोला बेटा ये मतलब किसी ने बोला 1, फिर दूसरे ने बोल दिया 2, तीसरे ने बोल दिया 3, फिर किसी ने बोल दिया 4, किसी ने बोल दिया 5। ऐसे नहीं हो रहा था। किसी ने बोला 1, कोई सीधे बोल दिया 100, फिर कोई बंदा एकदम से आ जाता है उसने बोल दिया 89, ठीक है। ऐसे रैंडमली चीजें बिक रही हैं हिस्ट्री में, ये हम लोगों ने देखा भी था। कोई बंदा मेथड्स ऑफ एग्जॉशन पे काम कर रहा है, कोई एकदम से भाई साहब कर्व की मैक्सिमम मिनिमा निकाल दे रहा है, जो कि बहुत आगे का कंसेप्ट है, ठीक है। कोई कंटिन्यूटी पे काम कर रहा है, कोई किसी पे काम कर रहा है, तो उसका कोई सेंस ही नहीं बनता। तुम अगर उसको हिस्टोरिकली पढ़ोगे तो तुम और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो इसलिए हिस्टोरिकली पढ़ना इज नॉट एडवाइजेबल डेफिनेटली। हाँ, लेकिन अपने इंटरेस्ट की बाद में पढ़ सकते हो। अगर तुम्हें ज्यादा इंटरेस्ट है तो तुम बाद में तो पढ़ ही सकते हो ना ये कौन मना कर रहा है कि तुम बाद में नहीं पढ़ सकते? आराम से पढ़ो, बाद में क्या दिक्कत है, ठीक है। मतलब जब पूरी कैलकुलस पढ़ लो, उसके बाद कोई बुक खरीद लेना, द स्टोरी ऑफ कैलकुलस, द हिस्ट्री ऑफ कैलकुलस, और पढ़ते रहना भैया इस साल में ये हुआ, इस साल में ये हुआ। तब तुम्हें थोड़े और झटके भी लगेंगे कि अच्छा ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, हमें तो पता ही नहीं था, जो भी है, ठीक है। तो वो सब बात के लिए छोड़ते हैं। तो ये सबसे मेजर रीजन है, क्योंकि ये एकदम एक्सेप्टेबल बात है कि इसीलिए हम लोग कैलकुलस को क्रोनोलॉजिकली नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि वो कंफ्यूजिंग हो जाती है, ठीक है। पहली बात हो गई हमारी। सेकंड बात पे आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स फेस बाय स्टूडेंट्स इन दिस करंट मेथोडोलॉजी, जो अभी पढ़ाया जा रहा है। चाहे फिर कोई बंदा आपका दुनिया के बाहर इंडिया के बाहर पढ़ रहा हो, चाहे इंडिया के अंदर पढ़ रहा हो, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या है, वो समझते हैं, ठीक है। परफेक्ट। तो इस चीज को ढंग से समझने के लिए कि क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं स्टूडेंट्स, पहले ये जानना जरूरी है कि यार कैलकुलस में एक्चुअल में क्या हिसाब किताब है, ठीक है। एक मिनट रुको, मैं समझाता हूँ पहले। तो अगर तुम कैलकुलस की बात करते हो, तो कैलकुलस में सबसे जो बड़े बड़े ब्रांचेस हैं वो सुनो पहले। पहले तो ये समझते हैं कि इसमें दो प्रॉब्लम्स थी। एक प्रॉब्लम था, उसका नाम था टेंजेंट प्रॉब्लम, ठीक है ना। क्या नाम था? टेंजेंट प्रॉब्लम, ठीक है। और उसके बाद क्या था? उसके बाद था आपका एरिया प्रॉब्लम, ठीक है। तो जो टेंजेंट प्रॉब्लम थी, उसको अगर देखा जाए तो न्यूटन ने कहीं ना कहीं डेल्ट किया, ठीक है। और उसको बोला गया डिफरेंशियल कैलकुलस। पूरी जो उसकी ऊपर स्टडी बनती चली गई। जैसे प्रॉब्लम तो एक छोटी सी थी, है ना, उसको हैंडल करते करते एक पूरी मैथ बना दी गई, और वहीं से आपकी पूरी कहानी चल पड़ी ठीक है ना। उसके बाद पूरी डिस्कवरी होती चली गई, तो एक पूरी आपकी एक तरीके से कहते हैं ना, पूरा ग्रंथ बन गया, पूरी बुक बन गई डिफरेंशियल कैलकुलस। फिर ऐसी अगर आप एरिया प्रॉब्लम की बात करते हो, तो आपका आ जाएगा इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। सही है ना, इंटीग्रल कैलकुलस। ये हमारे पास दो टॉपिक्स हमारे हो जाते हैं। दो आपकी बुक्स आपको देखने को मिलेंगी जब भी तुम कैलकुलस का नाम लोगे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, डिफरेंशियल कैलकुलस यहाँ लिख देता हूँ डीसी, और ये है आपका आईसी, ठीक है। डीसी कॉमिक्स नहीं है, ये डिफरेंशियल कैलकुलस है। सबसे पहला चैप्टर जो इसमें पढ़ाया जाता है, मैं तो बताऊंगा जो नॉर्मल, अगर तुम कोई भी बुक खोलते हो, कोई भी, चाहे फिर वो अरियंत हो, सिंगेज हो, और भी कोई भी बुक खोल लो, तुम कोई भी बुक खोल लो, स्टार्टिंग हमेशा कहाँ से होगी आपकी? वैसे तो लोग, हाँ, कुछ लोग स्टार्ट करते हैं फंक्शन से, पर फंक्शन इज नॉट कैलकुलस, ठीक है ना। फंक्शन किसी भी एंगल से कैलकुलस नहीं है, ठीक है ना। फंक्शन अपना अलग कंसेप्ट है, वो हम पढ़ चुके हैं, वो हटाओ उसको, ठीक है। स्टार्टिंग जो है कैलकुलस की, वो कायदे से है लिमिट्स से, कि लिमिट्स क्या होता है। फिर आपका आता है कंटिन्यूटी, ठीक है। अगर तुम अपनी वो खोलते हो क्लास 12 की या 11th क्लास में, अगर तुम देखते हो, सबसे पहले लिमिट्स पढ़ाया जाता है। उसके बाद वो लोग एक बेवकूफ़ी करते हैं जिसको बोलते हैं एंड इट्स डेरिवेटिव्स, है ना। बोलते नहीं है, लिमिट्स पढ़ाते हैं और बोलते हैं डेरिवेटिव्स एंड डेरिवेटिव्स, ऐसे करके एक चैप्टर होता है एनसीईआरटी में, और आर डी शर्मा खोलोगे उसमें भी मिल जाएगा लिमिट्स और डेरिवेटिव्स। जबकि ऐसे पढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि डेरिवेटिव्स पढ़ने के लिए तुम्हें कंटिन्यूटी आनी चाहिए, और वो क्लास 12 में पढ़ाई जाती है, राइट। तो इसलिए बेस्ट तरीका क्या है, जो कि आई आई टी जेई में पढ़ाया जा रहा है सालों से, पहले लिमिट्स, फिर कंटिन्यूटी, फिर आपको पढ़ाते हैं डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है ना, डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। उसके बाद पढ़ाया जाएगा आपको मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये पढ़ाया जाता है बुकोस, मतलब मैं बता रहा हूँ बुक्स में क्या होता है, ठीक है। फिफ्थ नंबर का टॉपिक होता है सबसे बड़ा टॉपिक, सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक बोलते हैं इसको,
एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। एक तरीके से तुम ऐसे समझो कि, एक मिनट, बेसिकली ये चार टॉपिक्स तुमने पढ़े, ठीक है, तो ये डीसी की बेसिकली थ्योरी हो गई, और अब ये उसका एप्लीकेशन हो गया पूर्ण रूप से, कि जो भी मैंने पूरा पढ़ा, जो भी मैंने पूरे कंसेप्ट पढ़ा है, इसका एप्लीकेशन हम यहाँ पढ़ लेते हैं। इसी के साथ आपका डिफरेंशियल कैलकुलस समाप्त हो जाता है। ये मैं बता रहा हूँ नॉर्मल तरीका जैसे पढ़ाया जाता है। फिर आपका आता है आईसी। आईसी की शुरुआत होती है इनडेफिनिट इंटीग्रल से, ठीक है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से। अगर तुम एनसीईआरटी खोलते हो तो उसमें सिर्फ एक चैप्टर होता है जिसका नाम होता है आपका इंटीग्रल्स, ठीक है, उसको बोलते हैं इंटीग्रल्स, ठीक है। अगर तुम एनसीईआरटी खोलोगे तो तुम्हें ये देखने को मिलेगा, ठीक है। पर अभी मैं बताता हूँ, तो एक और होता है डेफिनेट डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इन दोनों को क्लब कर लोगे तो इंटीग्रल बोल देते हैं उसको, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने एक ही चैप्टर में दोनों को पढ़ा रखा है, पर हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, इसलिए हम इसको अलग अलग कर रखा है। और हाँ, एक और चीज़, ये दो चैप्टर ऐसे हैं कि तुम चाहे किसी भी पेपर के लिए पढ़ो, एडवांस लेवल पे ही पढ़ना पड़ेगा। चाहे तुम बोर्ड लेवल के लिए पढ़ लो, सिंपल सीबीएसई बोर्ड के लिए पढ़ लो, चाहे जेई के लिए पढ़ लो, लेवल इज द सेम। खासकर इनडेफिनेट के लिए, डेफिनेट का लेवल एडवांस और आपका ओलंपियाड इन सब जगहों लेवल पे बहुत ऊपर है, सीएमआई आईएसआई इन सब का लेवल बहुत ऊपर है डेफिनेट के लिए, ठीक है। डेफिनेटली डेफिनेट का लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर है। इसके बाद अब देखो, ये इसकी थ्योरी हो गई, ये आपकी आईसी की पूरी थ्योरी नहीं पड़ गई। अब इसके एप्लीकेशन आते हैं। तो इसके एप्लीकेशन का सबसे पहला एप्लीकेशन होता है एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर कर्व ये पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में AUC, ठीक है। नाइन्थ जो होता है वो होता है डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। ये हमारा 9th टॉपिक होता है, और इसी के साथ हम बोल देते हैं ये इसका एप्लीकेशन आ गया आईसी का, बस हमारी कैलकुलस खत्म, बस ये बोल के लोग निकल जाते हैं। तो टोटल 9 चैप्टर आपके मोटे मोटे तौर पे होते हैं, ठीक है। सिंपल ये होता है। इसकी शॉर्ट फॉर्म सुन लो, अलग अलग लोग कैसे कैसे बोलते हैं। लोग इसको बोलते हैं एल, इसको बोलते हैं सी, इसको बोलते हैं डी। तो आपका ये क्या बन गया, LCD। पहले टीवी आता था LCD, तो लोग बोलते हैं LCD हो गया, LCD हो गया तुम्हारा। और कुछ लोग MOD भी साथ में पढ़ाते हैं, देखो इसको क्या बोलते हैं MOD, तो इसको लोग बोलते हैं MOD। तो लोग बोलते हैं LCD और डिफरेंशिएशन का D, तो LCDD बोल देते हैं कुछ लोग LCD और MOD बोल देते हैं, इस तरह से चलता रहता है। इसको लोग क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि AOD, तो शॉर्ट फॉर्म में AOD बोलते हैं। इसको इंडेफिनेट इंटीग्रेशन को ज़्यादा इंडेफिनेट इंटीग्रेशन ही बोलते हैं। कुछ लोग इसको बोलते हैं IC1, ठीक है, कि इंटीग्रल कैलकुलस का पहला पार्ट इंडेफिनेट, फिर IC2 यानी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन, फिर एरिया अंडर द कर्व यानी कि AUC, और ये हो गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन DE। तो कई बार इस तरीके से इनकी शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, मतलब अपने जेई लेवल में ये सब लोग ऐसा करते हैं। खैर उससे मतलब नहीं है। तो ये स्टैंडर्ड तरीका होता है, पहले पूरा लिमिट्स पढ़ाते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ चक्कर क्या। मैं एक तुम्हारे सामने एक स्टैंडर्ड बुक खोलता हूँ, वेट अ सेकंड, एक मिनट रुको। तो ये एक बहुत ही आपकी जितनी भी फेमस बुक्स होंगी तुम्हें इसी टाइप की देखने को मिलेगी। तो जैसे ये हो गया आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है ये चैप्टर, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से इस यहाँ पे देखो जरा, ये क्या लिखा हुआ है। 1.1 से लेकर के 1.184 184 पेजेस का एक चैप्टर है। 184 पेजेस का एक चैप्टर है। इसका कहने का मतलब क्या है, इसमें होता क्या है, गड़बड़ क्या हो रही है यहाँ पर, कि अगर तुम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट देखोगे ना, तो पूरे चैप्टर में अगर तुम देखोगे 1.1 कितने टॉपिक्स हैं इसमें, पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक, और ऐसे करते करते वेट अ सेकंड, इसको नीचे कहाँ से करते हैं, हाँ, तो 22 टॉपिक है टोटल, 22 टॉपिक्स हैं इसके अंदर। 22 टॉपिक्स की अगर मैं थ्योरी निकालूंगा ना, अगर मैं थ्योरी निकालूंगा तो 184 पेजेस नहीं बैठेंगे वो। अगर तुम थ्योरी निकाल लोगे तो मुश्किल से 15-20 पेज में पूरी थ्योरी निपट जाएगी। उसके अलावा सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। अब इसमें होता क्या है, देखो मैं इसमें कोई मना नहीं कर रहा हूँ, कोई बुराई नहीं है इसमें, पर मेरी बात सुनना। सिमिलरली अब आएगा तुम्हारा डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसमें 204 पेजेस हैं। अगर इसमें भी मैं थ्योरी निकालूंगा तो इसकी थ्योरी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो तुम 50 पेज की लगभग थ्योरी मान सकते हो, तुम 50 पेज के आसपास की तुम थ्योरी मान सकते हो, जिसमें थ्योरेटिकल चीज़ें, मैथ्स की थ्योरेटिकल चीज़ें, और बाकी 150 पेज में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे, मैनिपुलेशन और ये सब होगा, ठीक है। सिमिलरली तुम्हारा एरिया अंडर द कर्व है, ये थोड़ा छोटा चैप्टर होता है, तो इसमें 86 पेजेस है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, अब मैंने तो ये तुम्हें भी इसकी दिखाई थी, अगर तुम इसकी भी खोल लेते हो, लिमिट्स हो गया, कंटिन्यूटी हो गया, तो इन सब कैलकुलस को पढ़ाने का तरीका क्या चल रहा है आज के टाइम पे। पहले वो बंदे तुम्हें पढ़ाते हैं लिमिट्स, ठीक है, सबसे पहले स्टार्टिंग होती है लिमिट से, तो तुम्हें पूरा लिमिट्स का कंसेप्ट पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे, और उसके बाद कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन, मतलब क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। तो बच्चा क्या होता है ना, जब वो ये कर रहा होता है, लिमिट्स कर रहा होता है ना, तो उसको ये कंसेप्ट वाला पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, नो डाउट ऑन दैट। मैनिपुलेशन वाला पार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, पर जब इतना ज़्यादा कर लेता है तो वो बोर होने लगता है एक पॉइंट के बाद, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर वो एकदम से कंटिन्यूटी खोलेंगे, ठीक है, कंटिन्यूटी चैप्टर खुलेगा। कंटिन्यूटी चैप्टर खुलता है, उसका 1-2 घंटे में उसके सारे कंसेप्ट पढ़ा दिए जाते हैं तुम्हें, और उसके बाद फिर उसके क्वेश्चन आना शुरू हो जाते हैं। इनफैक्ट कंटिन्यूटी तो कुछ लोग ऐसे पढ़ाते हैं कि बस कंसेप्ट ही पढ़ाते रह जाते हैं, और क्वेश्चन सब मामला गड़बड़ हो जाता है। फिर डिफरेंशियबिलिटी आ जाता है, ठीक है ना, फिर उसके कंसेप्ट पढ़ाए जाते हैं, फिर उसके क्वेश्चन बहुत सारे आ जाते हैं। तो यहाँ दिक्कत क्या है, इस तरीके में पढ़ाने में दिक्कत क्या हो रही है, कि कंसेप्ट वाला पार्ट तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा बच्चे के लिए, पर ये जो क्वेश्चन वाला पोर्शन है, ये जो क्वेश्चन वाला पोर्शन है ना,
ये जो बीच में ब्लॉकेज की तरह बन जाता है, बच्चा चाहता है काश लिमिट से डायरेक्टली कंटिन्यूटी पे जंप कर जाता, मैं काश ये इतना ज़्यादा ना पढ़ना पड़ता जितना ये पढ़ा रहे हैं मेरे को। सिमिलरली जैसे मानो कंटिन्यूटी हो गया, तो कंटिन्यूटी का कंसेप्ट पढ़ने के बाद मन करता है कि काश डिफरेंशियबिलिटी में क्या है यार, डिफरेंशियबिलिटी में क्या है। ठीक है, तो लोग डिफरेंशियबिलिटी, लेकिन वो जंप क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि उसे लग रहा है कि अगर लेक्चर नंबर 1 2, ठीक है, ये तो कंटिन्यूटी के हो गए, उसके बाद लेक्चर नंबर 3 4 5 6 इन सब में से क्वेश्चन ही क्वेश्चन होगा लेट से। तो अब उसको डर क्या लग रहा है कि अगर मैं 2 लेक्चर के बाद सीधे अगर मैंने डिफरेंशियबिलिटी में जंप मार दिया, तो हो सकता है कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस अगर मैंने नहीं कर रखे हैं तो हो सकता है मुझे डिफरेंशियबिलिटी समझ ही नहीं आए। ठीक है, और ये होगा, ये हो भी सकता है, क्योंकि अगर तुम जिस बंदे का लेक्चर ऐसे देख रहे हो, क्योंकि हर एक बंदा तुमसे यही बोलेगा कि बेटा पहले पूरा लिमिट्स करो, फिर पूरा कंटिन्यूटी करो, फिर पूरा डिफरेंशियबिलिटी करो, फिर पूरा डिफरेंशिएशन करो द एमओडी, और फिर पूरा एओडी करो। तो उसमें क्या होता है, वो इतना लंबा हो जाता है कि मैंने देखा है 80% बच्चे तो भाई सब कैलकुलस कर ही नहीं पा रहे हैं पूरी आज के टाइम पे, क्योंकि सबका जो अटेंशन स्पैन है वो कम होता जा रहा है आज के यूथ का, बिकॉज ऑफ वेरियस आपके जितने भी हैं, एफ हो गया, इंस्टा हो गया, इन सब चीज़ों की वजह से इतनी जल्दी जल्दी चीज़ें हो रही हैं कि लोगों को बोरिंग हो जाता है एक पॉइंट के बाद, कितना लंबा खींच रहा है बे ऐसी वाली बात। ठीक है, तो लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, हद से ज़्यादा एमओडी तक पहुंच जाएगा बच्चा, उसके बाद वो एओडी तक पहुंच ही नहीं पाया, चलो उसने एओडी भी कर लिया, तो अगर वो अब इंडेफिनेट में पूछेगा तो वो फिर मरेगा बेचारा, क्योंकि इंडेफिनेट में अगर तुम देखोगे तो थ्योरी तो जरा सी है और फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, तो ये और बोरिंग बना देता है चीज़ों को। ये मैंने नोटिस किया है, ये सबके साथ नहीं हो रहा होगा पर बहुत लोगों के साथ होता है, जिसकी वजह से मैं ये क्या देखता हूँ कि लोगों ने लेट्स से एलसीडी तो कर लिया, उसके बाद वो कर ही नहीं पाए, उन्होंने कैलकुलस ही छोड़ रखी है पूरी, लोगों ने पूरी पूरी कैलकुलस ही छोड़ दी अपनी। क्यों छोड़ दी, क्योंकि वो बोर हो गए। उनका मन ये था यार कंसेप्ट में तो बहुत बढ़िया है सर, लेकिन मतलब सही है, मतलब बहुत क्वेश्चन हो जाते हैं, मन मज़ा नहीं आता थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट में भी ज़्यादा मजा आते हैं, मतलब क्योंकि कैलकुलस का कंसेप्ट जो है वो एक्चुअल में इंटरेस्टिंग है। ठीक है ना, तो ये माजरा है सारा, अब क्या करा जाए। तो मतलब ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो फिर मैं गया ज़रा फॉरेन राइटर्स की बुक्स पे, मुझे देखना था कि इन लोगों ने क्या कर रखा है, और मेरे को वो लिटरली काफ़ी इंप्रेसिव रखा, मेरे को काफ़ी इंप्रेसिव लगा। ठीक है, मैं तुम्हें शो करता हूँ। तो जैसे ये तो हमारी इंडियन राइटर की बुक है, और नो ऑफेंस, ठीक है, अपना अपना तरीका है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो जैसे ये वाली बुक है जिसने मेरे को एक्चुअल में इंस्पायर किया कि मैं ये तरीका यूज़ कर सकता हूँ, तो ये बुक है कैलकुलस बाय माइकल स्पिवैक। ठीक है, ये डेफिनेटली तुम लोग के लिए नहीं है, मतलब ये आपकी 11 12 वाले एकदम से पढ़ेंगे तो उनका दिमाग उड़ जाएगा ठीक है ना, क्योंकि इसमें कुछ रिग्रेस चीज़ें भी डाली गई हैं जो कि और आगे की हैं। मैंने तुम्हें बताया था ना प्रीवियस वीडियो के अंदर कि कैलकुलस जो है वो आगे जाके बहुत मिस इंटरप्रेट करने लग गए थे लोग, अलग अलग ही मतलब निकालने लगते थे डेफिनेशंस का, लिमिट्स के कंसेप्ट को कुछ और ही समझते थे वो लोग। ठीक है, तो फिर आपके दो मैथमेटिशियन आए थे, कॉची और आपके वेरिस्ट्रास, जिन दोनों ने मिलकर कोशिश करी थी कि इनको प्रूफ के बेसिस पे ले आए कि हर बंदा एक ही चीज़ समझे। तो इस बुक में वो सब चीज़ें ज़्यादा हैं, तो तुम्हारे इतने काम की नहीं है, पर अगर तुम इस बुक का स्ट्रक्चर देखते हो तो वो मेरे को सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये तो उन्होंने स्टार्टिंग में समझाया है, पर कैलकुलस की शुरुआत कायदे से यहाँ से हुई है 90 पेज नंबर से, दैट इज लिमिट्स। ठीक है, लिमिट्स। ठीक है, अब इन्होंने जो लिमिट पढ़ाया है वो देख के मेरे को मज़ा आ गया कि यार काश ऐसे हम लोग पढ़ा रहे होते, और फिर मेरे को आइडिया आया कि यार हम मैं भी ऐसे ही पढ़ाऊंगा, देखा जाएगा जो होगा। तो 90 पेज नंबर पे आ जाते हैं, एक मिनट, 76 पे भी हम लोग हैं, दैट मीन्स कि वेट अ सेकेंड। तो ये हमारा आ गया लिमिट्स चैप्टर। ठीक है, तो इन्होंने देखो तो लिमिट्स कैसे पढ़ाया, पहले पूरा कंसेप्ट आ गया, हाँ भैया लिमिट्स का कंसेप्ट है। ठीक है, सिर्फ लिमिट्स, सिर्फ प्योर कंसेप्ट ही कंसेप्ट है इसमें। ठीक है, कंसेप्ट आएगा, और अभी भी कंसेप्ट ही चल रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट ही चल रहा है। और फिर देखो क्या होता है, फिर एकदम से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ठीक है, और ये प्रॉब्लम्स ना बहुत कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स है, मतलब बेसिक के ऊपर उठाई हुई हैं, अगर तुम देखोगे तो ये कोई मैनिपुलेशन वाली प्रॉब्लम्स नहीं है, ये कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स है जो कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, मतलब इनमें तुम्हें कोई ज़्यादा मैनिपुलेशन नहीं लगानी है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स वैसी ही हैं। ठीक है, और फिर एकदम से लिमिट खत्म होता है और फिर कंटिन्यूटी आ जाता है। ठीक है, और फिर कंटिन्यूटी चलता है, उसमें भी वही हिसाब किताब, सिर्फ 4 5 पेज की थ्योरी और फिर आपका हिसाब किताब शुरू। तो मैं ये नहीं कह रहा ये परफेक्ट है, ये तरीका परफेक्ट है, मैं कब कह रहा हूँ, मैंने तो ऐसा बोला नहीं, मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि तरीका बहुत मज़ेदार है, क्योंकि इससे तुम्हें इंटरेस्टिंग बहुत आ गया, क्योंकि तुम इन्होंने करा क्या ना, इन्होंने इस बुक में करा क्या, जो मस्त काम किया है इन्होंने, वो ये करा है कि पहले ही बच्चे को सारे कंसेप्ट बता दिए हैं। सबसे बढ़िया काम ये करा है इन्होंने, पहले लिमिट आई गई। ठीक है, फिर तुम्हारी कंटिन्यूस फंक्शन आ गया, मतलब यानी कि कंटिन्यूटी, जो हम लोग अपनी जेई या एनसीईआरटी के उसमें बोलते हैं कंटिन्यूटी। ठीक है, फिर अगर तुम देखोगे तो डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव, इनवर्स फंक्शंस, इंटीग्रल्स आ गए तुम्हारे, देख रहे हो इंटीग्रल्स आ गए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस आ गए, ये सब कंसेप्ट्स हैं एक्चुअल में। ठीक है, फिर अब देखो ये है सबसे इंटरेस्टिंग बात, द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो यहाँ पे इन्होंने किया क्या, अब तुमने सारे कंसेप्ट पढ़ लिए, अगर देखा जाए तो तुमने इंटीग्रल्स के नाम पे तुमने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ लिया, डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ लिया, तुमने ऊपर लिमिट पढ़ लिया था, कंटिन्यूटी पढ़ लिया, डिफरेंशिएशन पढ़ लिया, डेरिवेटिव पढ़ लिया, तुमने सब कुछ पढ़ लिया, तुम्हें सारे कंसेप्ट आते हैं। अब इन्होंने क्या चालाकी करी, अब इन्होंने बोला कि ये सारे कंसेप्ट को अब हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। तो अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस खोलूंगा ना चैप्टर, तो इसमें इन्होंने अब सिर्फ इन्होंने ये समझाया कि कैसे हमें अप्लाई करना है चीज़ों को आपके प्रॉब्लम्स के अंदर। ठीक है, फिर लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो अब इसको उन्होंने फिर से अप्लाई कर दिया क्वेश्चंस के अंदर। अब यहाँ लिखा है ना अप्रोक्सीमेशन बाय पॉलिनोमियल फंक्शंस, तो पॉलिनोमियल्स के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको उन्होंने अप्लाई कर दिया क्वेश्चंस के अंदर।
इस तरीके से इस बुक को बनाया गया। अब हर टॉपिक इसमें हमारे काम का नहीं है, तो मैं हर चीज़ इसमें नहीं डालूंगा। ऐसी एक बहुत फेमस बुक है ये वाली आपकी अर्ली ट्रांसेंडेंटल्स, ठीक है, जेम्स ट्यूबर्ट जी हैं, इनकी इनकी लिखी हुई बहुत फेमस बुक है ये। अगर तुम बाहर इंटरनेशनली ये बहुत फेमस बुक है, तो इसमें भी उन्होंने यही करा है, इसमें भी यही करा है, और मुझे ये काफ़ी अच्छा तरीका लगता है पढ़ाने का। तो जैसे सबसे पहले तो फंक्शन ही पढ़ाते हैं लोग, जबकि वो कैलकुलस में नहीं है, वो कैलकुलस का पोर्शन नहीं है। और ये इसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि इस बुक में लिखा हुआ है तो कैलकुलस में तो मतलब वो होगा ही पोर्शन। एक्चुअल में फंक्शन जो है वो प्री कैलकुलस है, एक तरीके से कैलकुलस की शुरुआत मतलब उससे पहले की चीज़ है। कैलकुलस की शुरुआत एक तरीके से लिमिट से ही होती है आपकी, इन्होंने खुद बोल रखा है इसमें। खैर, तो अब देखो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, तो इसमें इन्होंने लिमिट पढ़ाया, देखो ध्यान से देखना, द टेंजेंट एंड वेलोसिटी प्रॉब्लम, द लिमिट ऑफ अ फंक्शन, कैलकुलेटिंग लिमिट्स यूजिंग द लिमिट्स लॉज, द प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ अ लिमिट। सिर्फ कंसेप्ट ही कंसेप्ट है ये। फिर कंटिन्यूटी आ गया, देख रहे हो कंटिन्यूटी आ गया, फिर थोड़ा सा लिमिट इन्होंने फिर से डाला है, फिर डेरिवेटिव्स आ गया। अब डेरिवेटिव भी सिर्फ कंसेप्ट है, ठीक है। फिर अब ये एमओडी है, इसको हम एमओडी बोलते हैं, इसका इंडेक्स बड़ा है पर चीज़ें छोटी छोटी हैं इसमें, प्यारी प्यारी। फिर आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आ गया। अब जरा ध्यान से देखना, अब इंटीग्रल्स आएगा, इंटीग्रल्स में भी सिर्फ कंसेप्ट है ये छोटे छोटे, तुमने को 50 पेज में सिर्फ कंसेप्ट समझा सकता है इंसान, क्वेश्चंस नहीं करवा सकता बहुत सारे। अब जरा ध्यान से देखो तुम, ये देखो टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन, तो इसके अंदर इन्होंने सारे इंटीग्रेशन के जितने भी तरीके होते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं जो खासकर जेई वालों को तो सबसे ज़्यादा पता होती हैं। अब ये इन्होंने ये सब कब बताया, इन्होंने ये सब तब बताया जब बच्चे को ऑलरेडी कैलकुलस आता है, अब वो कैलकुलस से ऑलरेडी प्यार करने लगा है, ठीक है, उसे कैलकुलस से प्यार हो चुका है, तो अब तो वो कुछ भी करेगा कैलकुलस के लिए, अब वो बोर नहीं होगा क्योंकि अब उसको इंटरेस्ट आ गया कैलकुलस के अंदर। पर उससे पहले हमने किया कि जितनी भी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी वो बच्चे को पहले बता दी, सारे कंसेप्ट जो थे वो उसको ऑलरेडी पता है। तो अब मैं एक तो फ्री हो गया, क्योंकि जब मैं तुम्हें टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ा रहा हूँ, तो अगर इसमें अगर मैं तुम्हें इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस कराऊंगा, तो इसके अंदर मैं लिमिट्स का भी कुछ डाल सकता हूँ, मैं कंटिन्यूटी का कुछ भी डाल सकता हूँ, मैं इंटीग्रेशन का कुछ भी डाल सकता हूँ, मैं एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स का कुछ भी डाल सकता हूँ, मेरा मन है वो तो, ठीक है, और वो सब मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ। दैट इज द बेनिफिट। फिर देखो फर्दर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, तो अब यहाँ पे राइटर जो है पूरा फ्री हो चुका है, क्योंकि उसको पता है कि मैंने सब पढ़ा दिया बच्चे को, ठीक है। अब डिफरेंशियल इक्वेशंस इन्होंने बाद में शुरू किया है, जो भी है। तो ये दो बुक जो थी वो मेरी जिसे बोलते हैं मेजर इंस्पिरेशन थी, जो मैंने अपना तरीका निकाला है, क्योंकि मुझे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है कि बच्चे कैलकुलस पूरी नहीं कर पाते यार, ये तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई ना बच्चों के साथ, क्योंकि वो इतनी लंबी खिंच जाती है और एक पॉइंट के बाद बोरिंग हो जाती है और वो सारे कंसेप्ट कवर नहीं हो पाते। मैं कितने बच्चों को जानता हूँ जिनको ये नहीं पता कि सर हमें तो ये नहीं पता कि एरिया अंडर द कर्व में एक्चुअल में पढ़ाते ही क्या है, हमें क्या पता, हमें तो पता ही नहीं है। कुछ लोग शायद रिलेट कर पा रहे होंगे इस बात से, अगर कोई ड्रॉपर बंदा होगा कि सर डिफरेंशियल इक्वेशन में साला होता क्या, हमें तो यही नहीं पता कि पढ़ाते ही क्या है इसके अंदर, हमें क्या पता क्या पढ़ाते हैं इसके अंदर, हम पहुंच ही नहीं पाए वहां तक कभी, हम तो लटक गए पहले, फिर बोर होने लग गए, फिर डिस्ट्रैक्शन हो गया, काम तमाम हो गया हमारा। ठीक है, अब सुनो मेरा क्या तरीका है, और ये सुन के मैं बता रहा हूँ तुम्हें मजा आ जाएंगे एकदम, बहुत ही मस्त तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। और जब तुम इसकी लिस्ट देखोगे ना टॉपिक्स की, तुम खुद कहोगे भैया जल्दी से पढ़ाओ यार, मजा आ गया एकदम सुन के। ठीक है, आ जाओ, मेरा तरीका क्या है पढ़ाने का और वो कैसे बेनिफिशियल होगा हर पेपर के लिए और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। तो अब हम क्या करने वाले हैं, पहले हम वो समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मैं इस दीवार को काटने वाला हूँ कि लिमिट कुछ होता है, कंटिन्यूटी कुछ होता है, डिफरेंशियबिलिटी कुछ होता है, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन ये कुछ होता है, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव होता है ना, फिर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है, फिर डेफिनिट इंटीग्रेशन होता है, फिर एरिया अंडर द कर्व होता है ना सर, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। अरे सर बहुत लंबा है, ये तो 8-8 महीने पढ़ाया जाता है कोचिंग में, तो अपना तो दिवालिया हो जाता है, अपना तो काम तमाम हो जाता है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम इस पूरी चीज़ को एक डिब्बे में डालने वाले हैं, ठीक है ना, इसको हम एक डिब्बे में डालने वाले हैं, फिर इसका एक गिफ्ट रैपर बना के इसको बोल देंगे हम चैप्टर नंबर 1। अब आया मजा सुन करके, क्या समझे क्या हुआ, क्या ये लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एमओडी, एओडी, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एयूसी, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पूरा का पूरा सब कुछ कंप्लीट कैलकुलस, ठीक है ना, कंप्लीट कैलकुलस हमने एक थैली के अंदर डाल दी, एक चैप्टर के अंदर डाल दिया। इसको मैं बोलूँगा चैप्टर नंबर 1। पूरी कैलकुलस जो होगी, हमारे पूरा जो कैलकुलस है, हम किसी पेपर के लिए पढ़ रहे हैं, हम अपनी मजे के लिए पढ़ रहे हैं, हमारे इंटरेस्ट के लिए पढ़ रहे हैं, इसको मैं 2 चैप्टर के अंदर बांटने वाला हूँ। ये चैप्टर थोड़ा अजीब सा टर्म लगता है, तो ऐसे सुन लो प्लेलिस्ट के अंदर, है ना, कि 2 प्लेलिस्ट हो जाएंगी। हमारी पहली प्लेलिस्ट है प्लेलिस्ट नंबर 1, इसका टाइटल में डालूंगा कंप्लीट थ्योरी ऑफ कैलकुलस। ओके, सो कंप्लीट थ्योरी ऑफ कैलकुलस, और उसी को ही तुमने अभी खोल रखा है, उसी के तुम तीसरे वीडियो के अंदर हो। ठीक है, तो इसके नीचे इस प्लेलिस्ट के अंदर जितनी भी तुम्हें वीडियोस दिख रही हैं वो तुम्हें देखनी है, वो बहुत मज़ेदार वीडियोस हैं, उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, तुम्हें बस अपना दिमाग खोल के रखना है और सब चीज़ों को एक एक करके पढ़ते जाना है। उसमें मैंने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, ये जो तुम प्लेलिस्ट खोल के बैठे हो ना, प्लेलिस्ट नंबर 1, इसमें मैंने बहुत बढ़िया तरीके से सारे कंसेप्ट कंप्लीट करा दिए एक ही झटके में। तो जब तुम ये प्लेलिस्ट कंप्लीट कर लोगे, और मेरे हिसाब से मैं जहाँ तक एम कर रहा हूँ, अगर कोई बहुत जल्दी देख सकता है तो 7 दिन, और मैक्सिमम 20 दिन, ठीक है। तो 20 डेज के अंदर
20 डेज के अंदर तुम कंप्लीट कैलकुलस की थ्योरी पढ़ लोगे, कंप्लीट कैलकुलस ही कर डालोगे तुम यार, क्योंकि कैलकुलस की अगर तुम्हें थ्योरी आ गई तो क्वेश्चंस तो कर ही लोगे तुम। मैं बता दूं कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एमओडी, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे लाइन वाइज, ठीक है ना, एकदम एक एक लेक्चर, मजा आएगा बहुत, इसमें कोई बोरिंग नहीं होगा, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होगा, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो ये हमारी कंप्लीट थ्योरी हम एक बार में पढ़ डालेंगे, ये पहली बार होने वाला है, ये कहीं नहीं है, कोई नहीं पढ़ाता ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमारी हमारी आएगी प्लेलिस्ट नंबर 2, प्लेलिस्ट नंबर 2 जी, ठीक है। प्लेलिस्ट 2 में क्या होगा, तो प्लेलिस्ट 2 जो है, प्लेलिस्ट 2, इसमें क्योंकि अब मैंने पूरी थ्योरी पढ़ ली है कैलकुलस की, अब मैं उठाऊंगा क्वेश्चंस को, अब पूरी पीएचडी करेंगे क्वेश्चंस की, ठीक है। पीएचडी करने वाले हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है ना, क्वेश्चंस के ऊपर कि कैलकुलस में कौन से टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। बिलीव मी, जिन लोगों के कंसेप्ट भी क्लियर होते हैं ना, वो भी कैलकुलस के क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कैलकुलस का क्या फंडा है कि वो उसने पढ़ाया तो बहुत सिंपल, कंटिन्यूटी जो है वो कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें सही बताऊं तो कंटिन्यूटी जो है पूर्ण भाषा में इतनी सी चीज़ है कि एफ ए इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, बस ये लाइन है, बस ये कंटिन्यूटी खत्म हो गई है इसी के साथ में। लिटरली जिसने पढ़ा कि उसको पता होगा कि यही लाइन है जो है, बस यही कंटिन्यूटी ले दे करके, इसके बाद इसी को घुमाते रहते हैं, उसी की चीज़ें बनती जाती हैं। डिफरेंशियबिलिटी भी एक ही स्टेटमेंट है, बस बस एक स्टेटमेंट है और वो डिफरेंशियबिलिटी खत्म, ठीक है। तो ये लिटरली एक एक स्टेटमेंट्स हैं और इन्हीं को घुमा घुमा के करते रहते हैं, पर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इन स्टेटमेंट्स पे बनते हैं, पर इन स्टेटमेंट्स के ऊपर कुछ बढ़िया रिजल्ट बन सकते हैं उस पर भी बनते हैं। अब वो सब चीज़ें क्या होता है, वो सब टीचर लोग पढ़ाते नहीं है, और फिर बच्चे का दिमाग खराब हो जाता है जब वो क्वेश्चन खोलता है, उसे समझ में नहीं आता चल क्या रहा है। तो हम जब पीएचडी करेंगे क्वेश्चंस पे, तो हम करेंगे क्या, हम बोलेंगे टाइप 1, ठीक है। टाइप 1 में क्या होगा कि कभी भी अगर क्वेश्चन में ऐसा ऐसा दिया हुआ हो तो ये करना है, ठीक है। टाइप 2, जब क्वेश्चन में ये हो रखा हो तो ये करना है। टाइप 3 ये हो तो ये करना है। टाइप 4 ऐसे करना है। तो जब पूरी कैलकुलेशन कर रहे होगे, तो पूरी कैलकुलेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तुम तो सब कुछ पढ़ लिया, तुमने तो सारे कंसेप्ट आते हैं, पूरी कैलकुलेशन पूरी थ्योरी तुम्हें आती है। जो मैथमेटिशियंस को एक्चुअली में पता होती है वो थ्योरी होती है, मैथमेटिशियंस प्रैक्टिस नहीं करते कहीं तुम इन चक्कर में पड़ा हुए। तो ऐसे करते करते हो सकता है, मेरे को भी पता भी नहीं कितने टाइप्स होंगे, हो सकता है 100 टाइप्स हो जाए, मतलब कि 100 लेक्चर्स, मतलब कि लगभग 100 घंटे के आसपास की तो पीएचडी हो गई क्वेश्चंस के ऊपर सिर्फ और सिर्फ। समझ रहे हो तुम इस बात को, समझ पा रहे हो इसकी डेप्थ को। क्योंकि अगर तुमने मेरे पहले चैप्टर देखे हो, जैसे इससे पहले अगर तुम सीक्वेंस फॉलो कर रहे हो, तो चैप्टर 12 था एक हमारा, कौन सा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर कोई देख के आया मेरा अगर, तो उसको समझ में आ जाएगा। थ्योरी पढ़ाई है, उस पर टाइप वाइज प्रैक्टिस कराई है, टाइप वाइज प्रैक्टिस कराई है जो कोई नहीं कराता। फिर थ्योरी पढ़ाई है, फिर टाइप वाइज प्रैक्टिस कराई है। यही मैंने बाइनोमियल थ्योरम में भी करा है, बाइनोमियल थ्योरम की थ्योरी पढ़ा दी मैंने, फिर टाइप 1 बेटा ये क्वेश्चन, टाइप 2 ये क्वेश्चन, टाइप 3 ये क्वेश्चन। इसके चक्कर में होता क्या है, तो तुम एकदम सिस्टमैटिकली क्लियर हो जाते हो कि अगर ऐसा हुआ तो ये करना होता है, ऐसा हुआ तो ये करना होता है। तो तुम्हारे दिमाग में बहुत, मतलब तुम्हारे दिमाग में एक फोल्डर बनता है बाइनोमियल थ्योरम, उसके अंदर तुम्हारे फर्दर 50 फोल्डर और खुल जाते हैं क्वेश्चंस के नाम से। उन 50 फोल्डर में क्या होता है, जैसे तुम क्वेश्चन को देखोगे वो वाला फोल्डर अपने आप ट्रिगर हो जाएगा तुम्हारे दिमाग के अंदर, ठीक है ना, कि अच्छा ये क्वेश्चन तो उस टाइप का है, खत्म भाई, हो गया डन, अपने को तो मेथड याद हो गया उसी से ही। ये तरीका है अपने पढ़ाने का, इसलिए यूनिकनेस है काफ़ी। तो कैलकुलस को भी मैं ऐसे ही पढ़ाने वाला हूँ, पहले कंप्लीट थ्योरी करेंगे, बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी होती है कैलकुलस की, तो पूरी ऐसे लगेगी तुम जब फिजिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, क्योंकि बहुत अप्लाइड है इसमें चीज़ें रियल लाइफ से। खैर, तो एक चीज़ तो ये, और दूसरा जब क्वेश्चन में पीएचडी करेंगे तो तुम्हें अब इसमें और मजा आएगा। पहली चीज़, सॉरी दूसरी चीज़ हो गई हमारी प्लेलिस्ट नंबर 1, प्लेलिस्ट नंबर 2। अब एक और चीज़ सुनो, इस प्लेलिस्ट को जब तुम देख रहे होगे तो तुम शायद बोर हो सकते हो, इन द सेंस कि कुछ लोग बोर होंगे, मैं ये नहीं कहूँगा कि हर इंसान बोर होगा, क्योंकि क्वेश्चन ही क्वेश्चन करते रहेंगे तो बोर भी हो सकते हैं। तो अगर कोई इंसान बोर होना शुरू हो जाए तो लगेगा यार अब बोरिंग हो रहा है, बहुत क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है, तो इसको छोड़ना मत, वरना फिर तुम सब तुमने कांड कर दिया, सब किया कर्म पे पानी फेर दिया। और एक और छोटी सी चीज़, सबसे पहली बात, जब तुम प्लेलिस्ट 2 पे आओगे, तो तुम इस सेटिस्फैक्शन के साथ आओगे कि मुझे पूरी कैलकुलस के सारे कंसेप्ट तो आते ही आते हैं, मुझे सारे कंसेप्ट आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं किसी भी पेपर में जाके बैठ जाऊंगा तो मैं वहाँ पे इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं होगा कि मुझे समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है मुझसे। मुझे एटलीस्ट थियोरेटिकली सब कुछ क्लियर होगा कि मुझसे क्या पूछ रहा है। तो दैट इज़ क्वाइट अ, मतलब इसे बोलते हैं ना, पहली जीत होगी तुम्हारी एक तरीके से, क्योंकि तुम्हें ये समझ में आ गया कि क्वेश्चन मुझसे क्या पूछ रहा है, तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि मुझे सब कुछ आता तो है। सोच इस बच्चे की सोच जो कि इस तरीके से कर रहा है, उसने एलसीडी कर लिया बेचारा, इसी उसको ये तक नहीं पता कि इन चैप्टर में है क्या, इन चैप्टर में है क्या, ठीक है। तो उससे अच्छा कौन हुआ, तुम हुए ना, जिसको सब कुछ पता है, सारे चैप्टर पता है उसको, ठीक है। और फिर जब क्वेश्चंस पे आ रहे हो तो अब तुम इस सेटिस्फैक्शन के साथ हो, अब तो मैं इसको 200 घंटे तक दे सकता हूँ क्वेश्चंस को। क्यों, क्योंकि कंसेप्ट तो अपने क्लियर है, जितना मैं प्रैक्टिस करूंगा उतना अच्छा होगा। और वो प्रैक्टिस कौन करवा रहा है भाई साहब, हम करवा रहे हैं प्रैक्टिस तुम्हारी। ये और अपने आप में कहते हैं ना, सोने पे सुहागा हो गया तुम्हारे साथ, तो कि तुम्हें छोड़ा नहीं हमने जंगल में, है ना, तुम्हें साथ साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन में छोड़ देंगे यार तुम्हें, पेपर तुम्हें खुद ही देना है कहीं तुम पेपर में बुला के आ जाओ। खैर, तो अब इसमें मैं क्या बोल रहा था, अगर तुम बोर हो गए तो क्या करोगे, तो सुनो। अब इसके बाद तुम क्या कर सकते हो, लेट से इसके बाद हमने चैप्टर खोल लिया ज्योमेट्री का, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर सीडी, वो भी इंटरेस्टिंग, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। तो तुम उसके कंसेप्ट वाला स्टार्ट कर दो,
तो एक लेक्चर तुमने इसका देखा, नई चीज़ हो गई तुम्हारे लिए वो, तो तुम्हें तुम्हारा जो माइंड है वो स्टिमुलेट होता रहेगा कि यार मज़ा भी आ रहा है। और एक लेक्चर हमने कैलकुलस की इसका खोल लिया, पीएचडी ऑफ क्वेश्चंस वाली प्लेलिस्ट का, जिसमें हम टाइप 1 टाइप 2 ऐसे देख रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, हमारी कैलकुलस भी चलती जा रही है। पहली बात, कैलकुलस चलती जा रही है मतलब कैलकुलस तुम भूलोगे नहीं, सबसे बढ़िया फायदा, तुम कैलकुलस को तुम्हारी रिवाइज होती जा रही है कैलकुलस। मैं बेनिफिट भी साइड बाय साइड बता रहा हूँ तुम्हें ठीक है ना, जो तुम्हारे इसके बेनिफिट्स हैं, कहाँ गए जो मेरे तरीके के बेनिफिट्स है वो तो मैं साइड बाय साइड बता रहा हूँ, ठीक है ना वेरी सॉरी जो भी है। तो अगर तुम बोर हो रहे हो तो आगे के चैप्टर को उठा लो, ज्योमेट्री को, और कैलकुलस भी करते रहो साइड बाय साइड, खत्म, सिंपल। इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है यार। हाँ, लेकिन जब कंसेप्ट कर रहे हो तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि प्लेलिस्ट नंबर 1 तो एक बार में एक ही चीज़ को तुम्हें देखना है, और कोशिश करो कि इसको 7 से 20 दिन के अंदर निपटा दो। मेरे हिसाब से 20 दिन में कोई भी निपटा सकता है मेरे हिसाब से। अगर तुम परफेक्टली 3 से 4 आवर्स देते हो डेली मैथमेटिक्स को तो तुम बड़े आसानी से निपटा लोगे मेरे हिसाब से, तो 10 दिन भी आराम से। खैर, और ये बहुत बड़ी बात है, अगर तुम 20 दिन के अंदर भी इस पूरी चीज़ को निपटा लेते हो तो ये वो चीज़ है जो पूरा जो कंसेप्ट है वो बच्चे डाउनलोड मारते हैं 7 से 8 महीनों में ठीक है ना, तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में ये। हाँ, माना कि उसमें वो लोग क्वेश्चन भी करते हैं, तो हम कौन सा कम करेंगे भाई, हम भी तो बहुत क्वेश्चन करने वाले हैं। मैं तो सब ये कह रहा हूँ कि जो 7 से 8 महीने में, सोच के देख, कोई बंदा अगर 7 पहले महीने में ही शहीद हो गया तो 8वें महीने में जो वो पढ़ने वाला है वो तो कभी वो जान ही नहीं पाएगा ना। पर तुम्हें तो 7 to 8 महीने की पूरी इन्फॉर्मेशन कॉम्पैक्ट फॉर्म में मिल गई, वो भी इंटरेस्टिंग तरीके से, ठीक है। और उसमें जितना भी क्वेश्चन वाला पार्ट था वो एक तरफ हट गया, एक तरफ को हट गया, ठीक है। तो ये बेनिफिट है इसका, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि तुम कॉन्फिडेंस में रहते हो कि मेरा सब कुछ हो गया है। दूसरी चीज, तुम इस बात की कॉन्फिडेंस में रहते हो कि पीएचडी हो रही है क्वेश्चंस के ऊपर, सब कुछ टाइप वाइज बटा हुआ है। मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ ना, तुम सीधे सीधे, मैं तुम्हें जाओ कहीं किसी का कोर्स खोल लो, तुम्हें मिल जाए टाइप वाइज तो बता देना मेरे को। कोई पढ़ाई नहीं रहा टाइप वाइज, इतना टाइम लगता है ना भाई सब क्वेश्चन को बांटने में, मुझे पता है बस। खैर, तो एक तो मतलब दूसरी बात ये हो गई। तीसरा बेनिफिट क्या है, तीसरा बेनिफिट अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, रुको यहाँ लिख देते हैं चलो। तो एक प्लेलिस्ट 3 और आने वाली है इसके बाद, ठीक है, जो कि कैलकुलस के एक्स्ट्राज में मैं बोलूँगा इसको, मैं इसको बोलूँगा एक्स्ट्राज, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि देखो, जिन अगर कोई बंदा उसकी प्रिपरेशन कर रहा है, आपका CMI हो गया, ISI हो गया, ठीक है, KVBY हो गया, नेक्स्ट एक पेपर होता है नाइसर, ये सब टफ पेपर्स होते हैं, ये आपके जेई एडवांस से बहुत ऊपर लेवल के पेपर्स होते हैं डिफिकल्टी लेवल पे। KVBY तो इतना नहीं होता ना, नेक्स्ट इतना होता है। CMI और ISI तो बहुत टफ पेपर्स होते हैं, मतलब जेई एडवांस की मैथ्स के ऊपर लेवल के होते हैं, ठीक है भैया, आप दे सकते हो, 12th क्लास का हर बच्चा दे सकता है, ठीक है। तो अगर कोई इसकी प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको तो सब कुछ ही देखना है, उसको तो एक्स्ट्रा देखने ही देखने हैं। कोई जेई एडवांस का बच्चा, जेई मेंस वाले तो बेटा तुरंत भग जाओ यहाँ से, ठीक है। प्लेलिस्ट 2 के बाद कोई नहीं देखेगा, प्लेलिस्ट 1 प्लेलिस्ट 2 सबको देखनी है, चाहे CBSE बोर्ड का बच्चा हो, आपका जेई मेंस का हो, सबको देखनी है, ठीक है। पर जो ये एक्स्ट्राज वाली चीज़ है, ये इनको कंपलसरी देखनी है। जो जेई एडवांस वाले हैं उनको अभी नहीं देखनी है, वो लोग बाद में देख सकते हैं इस वाली को, एक्स्ट्राज जो मैं डालूंगा इसके अंदर, ठीक है। ये उनके लिए ऑप्शनल है कि वो अगर जो उनको टाइम मिल जाए बाद में तो देख सकते हैं, क्योंकि इसकी बहुत लीस्ट प्रोबेबिलिटी है कि जेई एडवांस में आएगा। पर किसी दिन आ जाए फिर तुम सब टीचर शुरू हो जाएंगे कि लो बेटा एक नया कंसेप्ट आ गया, जेई एडवांस तो हमेशा करता ही रहता है, जेई एडवांस बहुत बढ़िया, ये है वो है फलाना ढिमका। पर मेरा ऐसा मानना नहीं है, ठीक है। तो ऐसा रहेगा अपना पूरा गेम। आई होप सो ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीका लगा होगा। पहले पूरी थ्योरी पढ़ लेंगे, फिर हम आपका प्लेलिस्ट 2 उस पर पूरी अच्छे से PhD करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो है बिल्कुल मस्त लेवल पे एकदम, कहते हैं ना, फट के बाहर आएगा एकदम कि भाई मजा आ गया एकदम, सारे कंसेप्ट अपने को पता है, सारे क्वेश्चंस अपने को पता है। एक तीसरा फायदा मैं तुम्हें और बताता हूँ, एंड दैट इज रिवीजन, जो सबसे बड़ी मुसीबत है कैलकुलस के अंदर। क्योंकि कैलकुलस का कोर्स अगर तुम देखते हो अच्छी स्टैंडर्ड लेवल पे जब पढ़ाया जाएगा तो 7 से 8 महीने लगते हैं मेरे भाई। तुम ऐसे मान के चलो कि इसमें 2 बुक्स होती हैं, समझ रहे हो, तो मोटी मोटी 2 बुक्स होती हैं। पहली बुक का नाम होता है डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरी बुक का नाम होता है इंटीग्रल कैलकुलस। 2 मोटी मोटी बुक्स, इनको करने में 8 महीने लग जाएंगे अगर कोई ढंग से पूरी प्रैक्टिस करके चलेगा तो। 12th क्लास में तुम करते क्या हो, कैलकुलस ही तो करते रहते हो पूरे दिन बैठ के। तो सोच के देखो, एक बच्चा ये है जिसने लेट से उसने जनवरी के महीने में लिमिट्स पढ़ना स्टार्ट किया, फिर फरवरी तक आते आते बेचारा उसने कंटिन्यूटी शुरू करी, और फिर लेट से उसने मार्च में आकर के आपका डिफरेंशियबिलिटी और डिफरेंशिएशन ये सब करा उसने। तो उसमें हो क्या रहा है ना, कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, जब वो इस तक पहुंचते हैं तो वो इसको रिवाइज नहीं करते, ठीक है। अब सोच के देख, अगर कोई बच्चा यहाँ तक पहुंच गया, वैसे तो बहुत कम लोग हैं जिनके अंदर इतनी हिम्मत होगी कि वो यहाँ तक पहुंच पाएंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत ना के बराबर लोग होते हैं जो यहाँ तक पहुंच पाते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन तक जो अगर कोई बच्चा पहुंच गया तो हो सकता है कि उसने लिमिट्स रिवाइज ना कर रखा हो, उसने कंटिन्यूटी रिवाइज ना कर रखा हो, उस बेचारे का तो भंडारा हो गया पूरा। या हो सकता है वो ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की मैनिपुलेशन भूल गया, तो उसका रिवीजन का मामला पूरा खचा खचा रहता है, पूरा हिसाब किताब। पर अपना वाला जो तरीका है, इसमें सबसे पहली बात, हमने पहले पूरी थ्योरी एक बार में पढ़ी, तो तुम्हारे पास कॉम्पैक्ट नोट्स हैं, तुम्हें पूरा लिमिट रिवाइज नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ ये पूरी अगर तुम रिवाइज करते हुए चल रहे हो ना, इसको ही तुम रिवाइज करते रहोगे पूरी बार, तो तुम्हारे पास बल्ले बल्ले हो जाने वाली है तुम्हारी। तो अगर तुम प्लेलिस्ट नंबर 1 को बार बार दोबारा देख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम इसको बार बार रिवाइज कर लोगे तो तुम्हारे कंसेप्ट कभी नहीं भूलोगे, तुम सारे फॉर्मुले हो गए, तुम्हारे सारे कंसेप्ट हो गए, सारी ट्रिक्स हो गई, सब बढ़िया। और PhD ऑफ क्वेश्चंस में फायदा क्या हो रहा है, तुम नए चैप्टर पढ़ रहे हो और इसको भी साइड बाय साइड लेकर चल रहे हो, तो तुम कैलकुलस कभी भूल ही नहीं पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन जब मैं तुम्हें टाइप 1 बताऊंगा
तो टाइप 1 के क्वेश्चन से पहले उसकी छोटी सी थ्योरी भी होगी यहाँ पर, ठीक है ना, उसका रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। तो जो तुम्हारी पहली प्लेलिस्ट है इसका पूरा रिवीजन ऑलरेडी उसका बंदोबस्त कर दिया गया प्लेलिस्ट 2 में। तो प्लेलिस्ट 2 में क्वेश्चन तो है, रिवीजन भी है पूरा का पूरा। तो तुम्हारी कैलकुलस जब कभी तुम भूलोगे ही नहीं, तुम्हारा डेली रिवीजन भी होता जा रहा है और नया चैप्टर भी होता जा रहा है। तो कैलकुलस जैसी महान चीज़ जो कि एक्चुअल में अगर तुम देखते हो तो किसी भी पेपर में कट ऑफ क्लियर करने के लिए बिल्कुल सफिशियंट है वो। क्योंकि अगर तुम देखो कि मेंस, ठीक है ना, जेई मेंस का कोई भी पेपर उठा लो, मिनिमम 8 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। जैसे 25 क्वेश्चन आते हैं ना जेई मेंस में तुम्हारे, ठीक है, और आपका एडवांस ले लो तुम तो 8 से 9 क्वेश्चन तुम्हें उसमें भी मिल जाएंगे, डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस मिला करके। ये मैं मिनिमम बोल रहा हूँ। कई बार तो ऐसा तक हुआ है कि 12 क्वेश्चन कैलकुलस के आए हैं 25 में से। अब तुम सोच के बताओ, ये कट ऑफ क्लियर नहीं हुई भाई साहब, फट गया तुम्हारा पेपर। सोचो सिर्फ कैलकुलस कैलकुलस की बात हो रही है यहाँ पर सिर्फ, ठीक है। तो कम मत समझना इसको। तो लोग कैसे पढ़ाते हैं कैलकुलस को, 2 बुक्स में पढ़ाते हैं भाई साहब, 9 10 10 चैप्टर हो जाते हैं उन लोगों के लिए। और हम कैसे पढ़ने वाले हैं, सिर्फ 2 चैप्टर के फॉर्मेट में। पहला चैप्टर जिसमें पूरी थ्योरी होगी, दूसरा चैप्टर जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही होने वाले हैं। और इस चैप्टर के देखते देखते तुम दूसरे मतलब कोई और चैप्टर भी शुरू कर सकते हो मैथ्स का, ठीक है। सो दिस इज ऑल कि क्या बेनिफिट्स हैं मेरे तरीके के, और क्या कहते हैं इसको, क्या तरीका है, क्या बेनिफिट है, सब मैंने तुम्हें अच्छे से समझा दिया है। तो इसी तरीके से हम लोग फॉलो करने वाले हैं। तो अब हमारी सारी बातें हो गई इन सब चीज़ों के बारे में, क्या कैलकुलस क्या है, कैलकुलस की हिस्ट्री क्या है, कैलकुलस कैसे पढ़ाई जाती है। अब नेक्स्ट वीडियो से कंसेप्चुअल बातें होने वाली हैं, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उस पर हम जिस आइडिया पे जो है बात करने वाले हैं, ठीक है ना, जिस आइडिया पे बात करने वाले हैं वो काफ़ी लोगों का फेवरेट हो जाता है एक पॉइंट के बाद, कि वो इतना इंट्रीगिंग, एक गॉड लाइक फिनोमेना है वो। और उसका नाम क्या है, शायद कुछ लोगों ने गेस कर लिया होगा। ये साइन अगर तुम समझते हो तो इस साइन को बोला जाता है इन्फिनिटी, ठीक है जी, इन्फिनिटी। तो लेक्चर का नाम ही ये होने वाला है, इन्फिनिटी। ये जो साइन है ये कहाँ से आया, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके ऊपर सबसे पहली बार कैसे सोचा गया, इसको हम अपने जेई में किसी मेरी कैलकुलस में एक्चुअल में इसका यूज़ क्या है, कैसे समझना है इन्फिनिटी को। इन्फिनिटी अनबाउंडेड होती है, बाउंडेड होती है। अगर मैं तुम्हारी आँख ले लूँ और उसके अंदर ही अंदर घुसता जाऊँ तो कुछ भी कर लो तुम रहोगे तो आग के अंदर ही, और आग के बाहर जाओगे तो अनबाउंडेड इन्फिनिटी। बहुत ही अलग अलग टाइप की बातें, जो फट जाएगा दिमाग बिल्कुल ही। तो अब कंसेप्चुअल बातें यहाँ से शुरू होने वाली हैं। ये ऑफिशियली अगर तुम देखोगे तो मैं लिमिट्स में पढ़ाता हूँ वैसे इन्फिनिटी का कंसेप्ट जो है, पर अब हम अलग ही स्टाइल से पढ़ रहे हैं चीज़ों को, तो बहुत मजा आएगा। तो हम प्लेलिस्ट नंबर 1 में अभी घूम रहे हैं और इसमें हम सब कुछ पढ़ेंगे, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एमओडी। तुम अगर 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 तुम अब देख रहे हो, जब सारे के सारे लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, तो लगभग मेरे हिसाब से 40 वीडियोस का मेरा प्लानिंग है, लगभग 40 वीडियोस के आसपास पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। प्लेलिस्ट नंबर 1 के अंदर जो हमारी प्लेलिस्ट वन है, इसमें मेरे हिसाब से अभी तो मैं शूट कर रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं कितनी वीडियोस लगेंगी, पर 40 वीडियोस के आसपास बैठेंगी, 40 से 50 हो जाएंगे हो सकता है मे बी। आराम से तुम देख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और छोटी छोटी है ना, ऐसे थोड़ा है कि सब 3-4 घंटे की वीडियो में 40, ठीक है। तो छोटी छोटी प्यारी प्यारी वीडियो, तो मज़ा भी आएगा इसमें देखने में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंसेप्चुअल वीडियोस हैं, एक एक करके देखते जाना। अच्छा ये मत करना इसमें कि तुमने पहला लेक्चर देख लिया उसके बाद तुम कोई लेट से तुम 10वीं वीडियो देख रहे हो, फिर तुम 15वीं भी देख रहे हो, ये बेवकूफ़ी मत कर देना। ये इंडिपेंडेंट वीडियोस नहीं है, पहली देखो, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं, फिर 6ठी, ऐसे देखना है इसको। गलती से भी स्किप मत देख लेना, वरना काम तमाम हो जाएगा। हाँ, अगर किसी बच्चे ने कैलकुलस पढ़ रखा है और उसको कोई कंसेप्चुअल डाउट है और वो तब देख रहा है तो तुम देख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये तुम्हें ऑलरेडी आता है तो कोई दिक्कत नहीं। ओके देन, मिलते हैं अगले वाले में, बहुत मजा आने वाला है, एकदम अल्ट्रा एडवांस लेवल पे कहानी को कंप्लीट करते हुए जाएंगे। आई होप सो। अंदर से एक मस्त लेवल की फीलिंग आ रही होगी, कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि भैया कैलकुलस का तो काम तमाम कर देंगे अपन। ओके देन, मिलते हैं अगले वाले में। अब बात करेंगे इन्फिनिटी पे।